हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर वालों के लिए। आप लोगों की जो क्लास होगी दोस्तों, ईआईएम की क्लास होगी। ठीक है, आप लोगों की जो सब्जेक्ट होगी इसका नाम है ईआईएम, जिसे आप लोग पूरे में बोलेंगे, पूरा नाम इसका बोलेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में 50 नंबर का आता है, मतलब 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें आप लोगों का यह सब्जेक्ट आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। इसमें दोस्तों आप लोगों को पहला जो लेक्चर होगा उसमें आप लोगों को बता दिया है कि इसका सिलेबस क्या है। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों की डेली क्लासेस चलेंगी और इस क्लास को बहुत ही अच्छे वे में एंजॉय करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट की ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, वो सभी स्टूडेंट जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करके चल रही क्लासेस को जल्द से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों की ईआईएम की पहली डेमो क्लास है। इसमें आप लोगों को चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 तक की आप लोगों की डेमो क्लासेस चलेंगी। इसकी पीडीएफ जो होगी दोस्तों आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे देखने को मिलेगी। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें जो आप लोगों का जो कोर्स है, उस कोर्स में आप लोगों के 4 सब्जेक्ट क्लियर कराए जा रहे हैं। ठीक है, 4 से 5 सब्जेक्ट, जो कि आप लोगों को 4 सब्जेक्ट उसमें देखने को मिलेगा। हालांकि पीडीएफ के रूप में आप लोगों को इस प्रकार से बता दिया जाएगा कि आप लोगों की सारी क्लासेस आप लोग कंप्लीट हो जाएगी। मैथ्स बात करते हैं मैथ की, तो मैथ की भी जो मैथ थर्ड है उसकी भी क्लास आप लोगों को यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा मतलब बैक लगने वाला सब्जेक्ट होता है, उसमें आप लोगों को सबसे पहले मैं क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड भी कर लिया होगा सभी स्टूडेंट्स ने, क्लास को भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों इतनी मिनिमल फीस में या फिर इतने कम फीस में अगर आप लोगों को इतना मतलब 3-4 सब्जेक्ट कोई पढ़ा दे तो मैं बोलूँगा आपकी फीस वापस हो जाएगी। एक अनाउंसमेंट और होता है दोस्तों, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। अनाउंसमेंट ये है कि जो भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर में अच्छा नंबर लाएगा, यानी जितने भी इनरोल किए हुए स्टूडेंट्स होंगे उनमें सबसे अच्छा जिसका नंबर रहेगा उसकी पूरी फीस वापस कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का नियम पहले से ही है, आप लोगों के लिए भी है। ठीक, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं चैप्टर 1 की। तो यहाँ पे चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग मतलब होता है मापन। ठीक है, यानी मापने वाला जो भी इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होगा दोस्तों, उपयंत्र, यानी मापन करने वाले कौन कौन से उपयंत्र होंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा दोस्तों कि मेजरमेंट यानी मापन होता क्या है। मापन कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी हमारा मतलब मटेरियल है या फिर जो हमारा पदार्थ है उसकी क्वांटिटी, उसका गुण क्या है, सारी चीज़ों का जिसके माध्यम से हम गणना करेंगे उसे हम मापन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए हम इस सब्जेक्ट को या फिर इस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मापन के द्वारा किसी वस्तु के आयाम, परिणाम और क्या है, शुद्धता तथा गुण को ज्ञात किया जाता है। यानी इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, मेजरमेंट के अंदर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में महत्व होता है। ठीक है, किसका, मापन का। दोस्तों उसके बाद आता है हमारा मापन उपयंत्र, यानी जिसे हम बोलेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे आप लोगों ने सुना होगा, मीटर सुना होगा, वोल्ट मीटर सुना होगा, एनर्जी मीटर सुना होगा, फैक्टर मीटर सुना होगा, जिसे हम पावर फैक्टर जिसके द्वारा मापा जाता है उसे पावर फैक्टर मीटर बोला जाता है। ठीक है, एनर्जी मीटर तो आप लोगों ने सुना ही होगा, आपको घरों में भी यूज किया जाता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम आप लोग जैसे ही इस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ लेंगे दोस्तों तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितने हमारे इंस्ट्रूमेंट आप लोगों के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि जिन युक्तियों द्वारा भौतिक राशियों को मापा जाता है उसे हम मापन उपयंत्र बोलते हैं, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे या मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, मापन उपयंत्र। दोस्तों मैं आप लोगों से बताता चला आ रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज को भी अपने एग्जाम में यूज किया करिए ताकि आप लोगों को अच्छा नंबर मिले, क्योंकि आप लोगों की कॉपी पॉलिटेक्निक या फिर जो पॉलिटेक्निक इंजीनियर नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कहने की मतलब ये है हमारे भाई कि जो आप लोगों के डिप्लोमा के टीचर होते हैं कॉपी चेक नहीं करते हैं, बीटेक के जो टीचर होते हैं कॉपी चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, उनका होता क्या है कि उन्होंने इंग्लिश से क्या किया होता है, बीटेक जो होता है टोटल इंग्लिश होता है, इंग्लिश बेस पे होता है, तो वहाँ पे क्या होता है पूरी चीज़ें वो इंग्लिश में समझते हैं और जिनका अच्छे से समझ में आ जाता है उसको अच्छा नंबर दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि जैसे हम बोल रहे हैं कि मापन उपयंत्र कौन कौन से हैं सर, तो आप लोग बोलेंगे एक मतलब कि होता है धारा के मापन के लिए हम अमीटर का यूज करेंगे या प्रयोग करेंगे, वोल्टेज को मापने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करेंगे, एनर्जी को मापने के लिए एनर्जी मीटर का उपयोग करेंगे
और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि आप लोग आगे चलते हुए देख लेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोगों को अभी पता होना चाहिए भाई, ठीक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और आप लोगों को जितनी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कराई जाएगी, ठीक है। आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों की पूरी क्लासेस जो होगी स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे चल रही है, ठीक है। आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, पहला लेक्चर है आज। आप लोग मतलब कि किसी प्रकार का आप लोगों को प्रेशर ना हो, मतलब कि लास्ट में ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को भी दिक्कत होगी, तो वहां पे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लासेस को लेना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं विद्युत धारा। दोस्तों ये विद्युत धारा आप लोगों ने 8-9 में पढ़ रखा है, 10 में भी पढ़ा है, 11 में, 12 में भी पढ़ा, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ये बात आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही लिख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को जो धारा का मात्रक होता है उसका मात्रक होता है एम्पियर। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, विद्युत धारा के मापन के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को ऊपर ही मैंने बता रखा है, ठीक है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, करंट इक्वल टू क्या होता है, आप लोगों ने Q इक्वल टू एन ही पढ़ा होगा और ए भी पढ़ा होगा, Q बराबर I इंटू टी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, I इक्वल टू Q बाई टी लिख सकते हैं। इसका मात्रक जो हो जाएगा एम्पियर या फिर कूलाम पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब उसके बाद आता है दोस्तों हमारा वोल्टेज यानी वोल्टता जिसे बोलेंगे, ठीक है। यह क्या होता है, यह इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रेशर होता है। दोस्तों वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हुए सब सारी चीजें आप लोगों को पता हो जाएंगी। जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न होता है, ये प्रेशर किसके द्वारा उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उत्पन्न होगा। इसका मात्रक जो होता है दोस्तों वोल्ट होता है। इसको मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, ठीक। तो दोस्तों ये आप लोगों का कुछ इस प्रकार से था। अभी 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। हमने अभी तक क्या क्या बताया, अमीटर एंड वोल्ट मीटर आप लोगों को बता रखा, ठीक है। यानी करंट को बताया और वोल्टेज को बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों कि जो धारा के मार्ग में क्या करे, अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग बता दीजिएगा, ओम होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। इसका मात्रक ओम होता है। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से बनता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। प्रतिरोध के मापन के लिए ओम मीटर यानी ओम मीटर का प्रयोग करेंगे। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के मापन के लिए हम ओम मीटर का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्वांटिटी या फिर जो नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट, फ्रीक्वेंसी आता है, ठीक है। अब दोस्तों जो भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट होती है वही चीजें कराई जा रही है, ठीक है। आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो क्लासेस जो होंगी, डिटेल वाली क्लास आप लोगों को ऐप पे देखने को मिलेगी, ठीक दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो प्रत्यावर्ती धारा द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किया गया चक्कर आवृत्ति कहलाता है। यानी जो एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक पूरा होगी दोस्तों, इसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या बोल देंगे, फ्रीक्वेंसी बोल देंगे, ठीक है। चलिए इसका मात्रक, फ्रीक्वेंसी का मात्रक आप लोगों ने जाना होगा कि हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज, जिसे आप लोग HZ लिखते हो, ठीक। अब दोस्तों आगे क्या है कि आवृत्ति के मापन के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज करते हैं। तो आप लोग एक दिमाग लगा सकते हैं कि जहाँ पे हम बोल रहे हैं वोल्टेज को हम वोल्टेज मीटर भी बोल सकते हैं या वोल्ट मीटर बोलते हैं उसी को, यानी वोल्टेज का मापन हो जा रहा है उसे। अमीटर यानी किसका मापन हो जाए, करंट का मापन हो जा रहा है, ठीक है। प्रतिरोध के मापन के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, तो आप लोग बोलेंगे ओम मीटर का, यानी उसका मात्रक जो है उसी के अकॉर्डिंग हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मीटर हो जा रहा है, यानी आवृत्ति को मापने के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों का जो पेपर होगा ये पूरा थ्योरेटिकल होगा। इसमें आप लोग जितना ही अच्छे वे में आप लोग डायग्राम प्लस चीज़ें याद रहेंगी, आप लोग उतना ही अच्छा नंबर लाओगे, ठीक है। चलिए अब आप लोगों से मैं बात करता हूँ, यहाँ पे इंडक्टेंस है जिसे हम प्रेरकता बोलते हैं, ठीक है। प्रेरकता क्या होता है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखेंगे। यह किसी कॉइल का वह गुण होती है जो स्वयं में या स्वयं से प्रतिरोध प्रति एम्पियर या प्रति सेकंड विद्युत धारा परिवर्तन की दर पर स्वयं में तथा दूसरी कॉइल में निश्चित मान का EMF क्या करता है, प्रेरित कर सकता है, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है L = N² अपॉन रिलक्टेंस। रिलक्टेंस ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी को हम लिख सकते हैं N∅/I लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका मात्रक हेनरी हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। अब उसके बाद आता है दोस्तों कैपेसिटेंस। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों की 12th की चीज़ें हैं, ठीक है। 9 का 10th का 11 12th मतलब सभी जगहों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब आगे क्या है, धारिता, जिसे हम कैपेसिटेंस बोलेंगे। इसका क्या होता है कि किसी संधारित्र की धारिता उस पर आवेश Q
तथा उसके अक्रॉस वोल्टेज V का अनुपात होता है। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है, C=Q/V। आप लोगों ने Q पढ़ा होगा, इसका गुणा यहाँ पे कर देंगे तो C भी पढ़ा होगा। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? कैपेसिटेंस का मात्रक फैराड होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक, यहाँ पे इसका मात्रक क्या है? फैराड होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है आपका? अब आते हैं विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिकल पावर जिसे बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? वोल्टेज और करंट का गुणनफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिकल पावर वोल्टेज तथा करंट का क्या होता है? गुणनफल होता है। यानी V जो है वोल्टेज है, I जो है हमारा करंट है, इसका गुणनफल ही तो है पावर हमारा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। आप लोग जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति के मापन के लिए वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों को पता होगी। दोस्तों यहाँ से आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है एरर आप लोग, ठीक है, जिसे आप लोग त्रुटि बोलते हो। ठीक है, अब एरर क्या होता है दोस्तों? मापित मान जो हम मापन करेंगे और जो हमारा वास्तविक मान होगा उसको घटा देंगे तो वही हमारा एरर आ जाता है। ठीक है, अब आप लोगों के लैंग्वेज में मैं बोलूँ, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में बोलूँ कि किसी, यहाँ पे लिखा है, किसी भौतिक राशि के मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर को एरर कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एरर जो हमारा होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, दोनों प्रकार से हमारा एरर हो सकता है, यानी त्रुटियां दो प्रकार से हो सकती हैं। ठीक, चलिए अब हमने बोला कि एरर इक्वल टू क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू मतलब होता है दोस्तों मापित मान, और ट्रू वैल्यू मतलब होता है वास्तविक मान। ये फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर फार्मूला भी याद रहेगा तो आप लोग बोल सकते हैं मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, या मेजर्ड वैल्यू तथा ट्रू वैल्यू का जो अंतर होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? एरर बोलेंगे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? एरर बोल देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरर जो होता है या त्रुटि धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। केस फर्स्ट में हम देखते हैं, यदि मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो? ट्रू वैल्यू होगा तो एरर हमारा पॉजिटिव आएगा। यानी मेजर्ड वैल्यू हमारा ज़्यादा होगा, ये वैल्यू ज़्यादा होगी, मान लीजिए 15 है और ये मान लीजिए कितना है? ये हमारा 10 है, तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। अगर यहीं पे मैं बोल दूं केस 2 में क्या होगा? यदि मेजर्ड वैल्यू लेस देन ट्रू वैल्यू होगा तो क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? एरर हमारा नेगेटिव आ जाएगा। कहने की बातें हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ मेरा 10 हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ 10 है और यहाँ 15 है, तो मेजर्ड वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? या एरर हमारा कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग क्लियर हो गई होगी। दोस्तों त्रुटियां निम्न प्रकार की होती हैं आपके सिस्टम में। एरर जो होता है निम्न प्रकार का होता है। हमारे सिस्टम में 3 प्रकार के एरर पाई जाते हैं, त्रुटियां पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं इनको भी आप लोगों को समझना होगा। एक बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, जिसे क्रमबद्ध या व्यवस्थित एरर बोलते हैं या व्यवस्थित त्रुटि बोलते हैं। एक होता है रैंडम एरर, अनियमित त्रुटियां जिसे बोलते हैं। एक होता है फिक्स्ड एरर, यानी यह एरर हमारा उस जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें पहले से ही हमारा मौजूद रहता है। ठीक है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आप लोगों से कि सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, व्यवस्थित जिसे बोलेंगे। तो यहाँ पे है कि ये वे त्रुटियां हैं जिन्हें सैद्धांतिक रूप से संशोधित किया जा सकता है। इन त्रुटियों को मापन प्रणाली में संशोधन करके ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार की एरर को सुधारा जा सकता है, यानी इस प्रकार जो हमारा सिस्टमैटिक एरर है इसको हम सुधार सकते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है। एक जैसे हम बोल सकते हैं, पहला उपयंत्र त्रुटि, पर्यावरण त्रुटि, अंशांकन। मतलब कि अंशांकन मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए आप लिख रहे हैं, उस समय कोई इधर उधर से डिस्टर्बेंस हुआ तो उस समय आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स को इधर उधर कर दिया। प्रेक्षण मतलब होता है जो, मतलब कि उसमें क्या कर रहा होता है? जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। ठीक है, उसे मतलब जो व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करता है उसे हम प्रेक्षक बोलते हैं। ठीक है, यानी जो वह डाटा लेगा उसे हम प्रेक्षण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा रैंडम एरर, जिसे अनियमित त्रुटियां भी बोलते हैं। अब दोस्तों इसको ध्यान से समझना होगा कि ये वे त्रुटियां हैं जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, क्या नहीं लगाया जा सकता? इनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। अज्ञात कारणों से होने वाली त्रुटियों को रैंडम एरर कहा जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब अज्ञात कारण, यानी कोई कारण नहीं होगा इसका, ठीक, अपने से क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? रैंडम एरर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि ये त्रुटियां सभी त्रुटियों को दूर करने के बाद भी बच जाती है। ठीक है, इसलिए इन्हें रेसिडुअल एरर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेसिडुअल। ठीक है, ये त्रुटियां निम्न प्रकार की होती हैं, यानी हमारा रैंडम एरर भी हमारा निम्न प्रकार का होता है। यहाँ पे 2 प्रकार के देखते हैं हम। एरर्स जजमेंट्स होता है एक, और दूसरा हमारा होता है एरर ड्यू टू
डेफिनेशन, ठीक है, यानी डेफिनेशन यानी जो परिभाषा होगी उसके अकॉर्डिंग भी क्या हो सकता है, एरर आ सकता है, तो उसे हम रैंडम एरर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फिक्स एरर। फिक्स एरर इंपॉर्टेंट, यानी एरर जो है आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने पहले भी बता रखा कि ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रकार की असावधानी या भ्रम के कारण उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम फिक्स्ड एरर कहा जाता है या फिक्स्ड एरर कहेंगे। यह निम्न प्रकार का होता है, जैसे मैं बोलूं दोस्तों, हो जाएगा मानवीय गलतियों के कारण हो सकता है, गलत संयोजन के कारण हो सकता है, समायोजन या समायोजन लिखा है, इसको समायोजन समझेंगे। ठीक है, गलत समायोजन, गलत समायोजन है। ठीक है, गलत प्रेक्षण। ठीक है, यानी आपने गलत चीज़ों को लिख लिया है अपने कॉपी में। ठीक है, जो नोट्स होता है, डायरी होती है, उसमें आपने गलत चीज़ों को लिख लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रिपल स्टार है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोगों के एग्जाम में 5 नंबरिया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-4 आप लोगों के दे दिए जाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ इसी 3-4 में से आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यथार्थता। यथार्थता क्या होता है दोस्तों, इसको समझेंगे आप लोग कि किसी मापन उपयंत्र से प्राप्त माप, यानी कोई हमारा मापन उपयंत्र होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, उससे प्राप्त जो हमारा मान होगा, उस राशि के वास्तविक मान के जितना अधिक निकट होते हैं, यानी जितना हम मान अपना मतलब एक वास्तविक मान के जितना अधिक, मैंने बोल दिया कि मेरा वास्तविक मान है 4 के निकट, यानी 4 के निकट कितना हो सकता है, 3.9 हो सकता है, यही तो हो सकता है। जितना निकट होती है मापन उपयंत्र उतना ही यथार्थ कहलाता है, यानी उसकी जो यथार्थता है, शुद्धता है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे है कि वास्तविक मान की तुलना में मापे गए मान का प्रतिशत विचलन क्या होता है, प्रतिशत यानी विचलन मतलब होता है डिफरेंस की बात की जाए, विचलन मापन उपयंत्र की यथार्थता व्यक्त करता है। ठीक है, अब दोस्तों यथार्थता का फार्मूला है, इसको याद रखेंगे, मापित मान माइनस वास्तविक मान बटे वास्तविक मान इंटू 100 हो जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज किए जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं सूक्ष्मता। सूक्ष्मता क्या होता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो मैंने पहले भी बता रखा है दोस्तों कि ये आप लोग एग्जाम में याद करने वाली चीज़ें होंगी, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ इसको आप लोगों को याद करना होगा। ठीक है, बाकी अभी आगे के चैप्टर जैसे स्टार्ट होंगे तो वहाँ पे सीधे आप लोगों को केवल डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम को बनाएंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम का, तभी आप लोगों का एग्जाम क्लियर होने वाला है, नहीं तो इसमें बैक लगना अनिवार्य है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस सब्जेक्ट में बैक लगता है, ये मतलब कि बहुत वो नहीं है कि सर आप हमें डरा रहे हैं, डरा रही हो भाई। ठीक है, आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है भाई, आप लोग अपने क्लासेस को जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए, या देखना स्टार्ट कर दीजिए, या क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, वो सारी प्रॉब्लम फिर मेरी हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम इस प्रकार से क्लियर करा दिया जाता है कि आप लोगों को पता भी नहीं चलता। बहुत सारे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर के थे, उन्होंने बोला सर आपने जो पढ़ाया सारी चीज़ें आ गई। तो मैं दोस्तों आप लोगों से बता दूं कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि आप जो भी स्टूडेंट बोल रहे हैं उनको मैं सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाऊं कि ये देखिए इन्होंने ऐसे बोला मेरे बारे में। मुझे प्रशंसाएं नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए भाई। ठीक है, मुझे सबसे पहले मैंने बोला स्टूडेंट से कि मुझे प्रशंसा मत करिए, आप अच्छा पढ़ाते हैं, खराब पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाता हूँ तभी आप लोग देखते हैं, अगर खराब पढ़ाता होता तो ना देखते। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए भाई, मुझे रिजल्ट दीजिए। आप लोग मेरी प्रशंसा को नहीं करेंगे, कोई भी स्टूडेंट मेरी प्रशंसा नहीं करेगा। ठीक है, मुझे रिजल्ट दीजिए आप लोग। ठीक, चलिए बात करते हैं सूक्ष्मता। मापन उपयंत्र की एक प्रेक्षण सेट के, यानी मापन उपयंत्र का एक प्रेक्षण सेट होता है दोस्तों, जिसमें सारी चीज़ों को नोट रहती हैं। उसमें एक तरफ हमारा हो जाएगा मान लीजिए क्रम संख्या, यहाँ पे मटेरियल का नाम हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हो जाएंगी, या प्रेक्षण हो जाएगा, यहाँ पे टिप्पणी हो जाएंगी, बहुत सारी मटेरियल का जो लिस्ट बना होता है उसमें कहा जा रहा है प्रेक्षण सेट के विभिन्न मानों को समान यथार्थ से माप सकने की योग्यता को सूक्ष्मता कहा जाता है। यानी उसमें जो भी डाटा लिखा गया है और अपने इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से क्या करें, उसको माप लें, उसी को हम क्या कहेंगे, सूक्ष्मता कहेंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूं कि सूक्ष्मता आप लोगों को याद हो गया होगा। सुग्राह्यता की बात करते हैं तो क्या होता है, किसी मापन उपयंत्र की सूक्ष्मतम मापांतर, क्या कहा हमने कि किसी मापन उपयंत्र की सूक्ष्मतम मापांतर के प्रति संवेदनशील उसकी सुग्राह्यता कहलाती है। यानी उसके प्रति मापांतर के प्रति जितनी संवेदनशील होगी
उसी को हम क्या कहेंगे, सुग्राहिता कहेंगे। ठीक है, जैसे एक चीज और बात कर सकते हैं हम कि जो मापन उपयंत्र मापन के सूक्ष्म अंतर को मापने में जितना अधिक सूक्ष्म होता है, यानी अंतर जो सूक्ष्म अंतर होता है उसी को जितना अच्छे वे में नाप लेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म, या फिर बोल देंगे उसी को हम सुग्राहिता बोल देंगे। ठीक है, वह उतना ही अधिक सुग्राही कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। आप लोगों को एक बार पढ़ना होगा इसको, और इसकी पीडीएफ को आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी मेगा पॉइंट सर्च कीजिए और उसको ऐप को डाउनलोड करिए, क्लास को जल्दी से ज्वाइन करिए, आप लोग पीडीएफ को तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोगों का एग्जाम जो है, आप लोग एग्जाम से पहले ही सारी चीज़ें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी दी जाती है। ठीक है, ये आप लोगों को पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल आपके जो सीनियर होंगे उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, पठनीयता आती है हमारी नेक्स्ट। पठनीयता को याद रखना है दोस्तों, और ये जो पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं इसमें हम बोल देंगे अभी कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स हैं, तो आप लोगों को याद रखना है उनको। ठीक है, पठनीयता क्या होती है कि किसी मापन उपयंत्र में संकेतक द्वारा प्राप्त सूचना, यानी संकेतक जितना प्राप्त करेगा, मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्या हो गया, स्केल हो गई, स्केल मान लीजिए हमारा पेन जो है संकेतक हो गया, ये जितना हमारा सूचना ऐसे ऐसे करके संकेतक चलता है भाई, तो जितना सूचना हमें प्रदान करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, सूचना को उपयोगी संख्याओं में बदलने की क्षमता उसकी पठनीयता कहलाती है। अब दोस्तों कहने की बातें हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या रख दिया, स्केल ऐसे हमारी होती है ना दोस्तों, आप लोगों ने स्केल को कुछ इस प्रकार से देखा होगा, ऐसे ऐसे डाटा कटा रहता है। ठीक है, अब उसमें क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए मापन उपयंत्र हमारा है, संकेतक द्वारा प्राप्त सूचना, यानी सूचना यहाँ पे हमने बोल दिया कि 5 आ गई, उपयोगी संख्याओं में बदलने, यानी संख्या में बदलने की क्षमता जो होगी इसकी, उसी को हम बोलेंगे पठनीयता। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम अस्थायित्व की। ठीक है, अस्थायित्व क्या होता है इसको भी ध्यान रखेंगे। मापन उपयंत्र का सूक्ष्म निवेश परिवर्तनों के लिए संवेदनशील न होने का गुण स्थायित्व कहलाता है। ठीक है, यानी जब इनके प्रति संवेदनशील नहीं होगा तो उसी के गुण को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हम बोलेंगे यह हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, अस्थायित्व है। ठीक है, अस्थायित्व इक्वल टू होता है दोस्तों 1/, सुग्राहिता, यानी सुग्राहिता का क्या होता है, उल्टा होता है, इनवर्स होता है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा अब आएगा विभेदन। विभेदन क्या होता है दोस्तों, इसको भी याद रखना होगा कि मापन उपयंत्र का वह गुण जो 2 सूक्ष्म मानों में अंतर ज्ञात करता है, विभेदन कहलाता है। अब भेद का मतलब होता है दोस्तों कि 2 चीज़ों के मध्य हम क्या करें, मतलब भेद कब उत्पन्न होता है, आप लोगों के बीच ही मतभेद कब उत्पन्न होता है, जब इधर की बातें उधर जाती हैं या उधर की बातें इधर आती हैं। तो कहने का माध्यम ये हुआ दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि 2 चीज़ों के बीच में हम अंतर जब तक नहीं उत्पन्न करेंगे या अंतर ज्ञात नहीं होगा, तब तक हमें क्या होगा, विभेदन नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो कहने की बातें है कि यहाँ पे हम इस अपने इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि मापन उपयंत्र, यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बोलेंगे मापन उपयंत्र का वह गुण जो 2 सूक्ष्म मानों में अंतर ज्ञात करता है, उसे हम विभेदन कहेंगे। ठीक है, या विभेदन कहलाता है। ठीक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। परिशुद्धता क्या है दोस्तों, परिशुद्धता को आप लोग ध्यान रखेंगे कि मापन उपयंत्र द्वारा किसी एक ही राशि, मापन उपयंत्र द्वारा कोई एक राशि होगी। ठीक है, एक राशि के मापित मानों की पारस्परिक समीपता को परिशुद्धता कहते हैं। तो ये बात आशा करता हूँ परिशुद्धता भी आप लोग क्लियर हो गई दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्लेषण त्रुटि, सामान्यतः मापन में कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य हो जाती हैं, अतः मापी गई राशि की प्रामाणिकता जानना आवश्यक होता है, जिसे हम विश्लेषण त्रुटि कहेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से जो भी पॉइंट्स थे सारे इंपॉर्टेंट्स थे। ठीक है, तो इनको आप लोगों को याद रखना है और 5 नंबर के क्वेश्चन आप लोग अपने पेपर पर उठा सकते हैं अपना। आप जैसे जैसे मैं चैप्टर को पढ़ाऊंगा आप लोगों को जैसे ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, ऐसे क्या होगा दोस्तों कि आपके पास हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, फिर उनमें से भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा कि जो आप लोगों को एग्जाम में सीधे डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आप लोगों के सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार से के होते हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको हम आप लोगों को बताते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पता चलेगा कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैं पहले बता दे रहा हूँ, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इंट्रीगेटिंग टाइप का है, ये इंडी है, इंडिकेटिंग, यहाँ पे इंट्रीगेटिंग है। ठीक है, जो इंट्रीगेट करता है। ठीक, एक होता है रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, यानी 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हम आप लोगों को बताएंगे आगे के लेक्चर में दोस्तों। यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग कंप्लीट हो चुकी हैं, इसकी PDF जो है
आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारी ये लेक्चर या चैप्टर आप लोगों का थोड़ा लंबा है, तो इसको हम बहुत ही जल्दी से खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।